उनको लगता है कि ये शायद अपनी फैमिली पे बहुत बड़ा बोझ है। मेरे पेरेंट्स को इस तरह करते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब उस टोन में बात करने की अफसोस जताना। अभी भी हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है और समाज में अपनी सोच में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। जो समाज हमें समझता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बेचारगी से देखते हैं, वो समाज आज देख रहा होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हुई है और आज वो साइटेड बच्चों को जाके कॉलेज में पढ़ाएगी। तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, मैं कोई इशू फेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि समाज को लगता है, आज भी समाज में क्वेश्चन है कि ये जाके कैसे पढ़ाएगी। कई लोगों के बीच में मन में ये शंका होगी, लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं उन्हीं टीचर्स की तरह आपके बच्चों को भी पढ़ाऊंगी जिस तरह साइटेड टीचर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर से बेहतर करूं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बेहतर से बेहतर बने। तो वहाँ पे टीचर्स ने कहा कि ये बच्ची नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे पढ़ेगी, बच्चे नॉर्मल है, मुझे अब नॉर्मल बता दिया उन्होंने। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस खास इंटरव्यू में। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिससे वो समाज में अपना एक ऐसा नाम करते हैं कि मतलब लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। और इसी बात को सार्थक करते हुए मेरे साथ अभी आप देखेंगे बैठे हुए हैं प्रतिभा जी, और इनके बारे में मैं आपको इंट्रो दे दूं। प्रतिभा जी का जो चयन है अभी राजनीतिक विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है, और साथ ही आपको बता दूं कि अभी राजनीतिक विज्ञान में ही ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से पीएचडी कर रही हैं। और आपको खास बात मैं ये बताऊं कि प्रतिभा जी जो हैं वो 75% ब्लाइंड हैं और स्पेशली एबल्ड हैं ये, और स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहुंचना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। और मैं बताऊं दर्शकों कि अगर आप जब जैसे सुनते हैं स्पेशली एबल्ड कोई बच्चा अगर किसी के घर में होता है, तो एकदम से जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, वो एक अलग किस्म के होते हैं। लोगों की जो देखने का नज़रिया होता है वो बदल जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो फेस करते हैं पेरेंट्स और ख़ुद जो बच्चा होता है वो। तो इसी बारे में हम बात करेंगे प्रतिभा जी से। तो प्रतिभा जी, अभी जैसे आपसे मैं सबसे पहले ना आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि पूरी जो आपकी जर्नी रही है घर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की, वो कैसी थी? मेरी जर्नी काफ़ी टफ रही है, क्योंकि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड मुझे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जिनके बारे में मैं जानती नहीं थी। एक तरह से कहूँ तो हिडन चैलेंजेस होते हैं ना आपकी लाइफ में, बिल्कुल वैसे ही जब मैं छोटी थी तो मेरे एजुकेशन का जो था वो घर में ही किया गया था। मेरे मम्मा पापा मुझे पढ़ाते थे, मैं ननिहाल में रही हूँ, मेरी मासियों ने, मेरे मामा ने मुझे पढ़ाया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था कि इसके आइज़ पे ना ज़्यादा प्रेशर मत देना। और तो उस टाइम मेरे लिए चैलेंज ये था कि विदाउट स्कूल सिलेबस चीज़ों को सीखना। एक प्रॉपर क्लास में मैं नहीं बैठी हूँ, मैंने पीयर ग्रुप्स के साथ एंजॉय नहीं किया है, मैंने फ्रेंड सर्कल को नहीं देखा है, अकेला बच्चा घर पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने 5th क्लास का प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नेरन से, अपने गाँव के स्कूल से। उसमें मैं ब्लॉक में जो है वो 2nd पोजीशन थी मेरी। और जो मैंने पढ़ा था ओके, किताबी ज्ञान था मेरे पास, व्यवहारिक नहीं था जो स्कूल में एक तरह से क्लासरूम में बैठ के मिलता है। जब मैं 6th में गई तो बाकी बच्चों को ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ नॉलेज था, क्लास में कैसे रहना है, एटिकेट्स उनको सब पता थे। मुझे वो सीखने में थोड़ा टाइम लगा चीज़ों को, क्योंकि मैं चुलबुली स्वभाव की थी, सबसे मेरी बनती थी, तो चीज़ों को मैं सीख भी जल्दी गई। लेकिन बच्चों जो थे मेरे साथ, जो बच्चे थे वो साइटेड थे और मैं अकेली वीआई थी, और मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मुझे मेरे साथ ये इशू है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा फील कराया ही नहीं कभी भी। तो वहाँ जाके मुझे ये चीज़ें फील होने लगी। कहते हैं ना, जब बच्चा घर से निकलता है, एक प्रोटेक्शन से बाहर निकलता है, तब उसको दुनिया के असली रंग दिखते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। साइटेड बच्चे मेरे साथ थोड़ा सा वो करते थे डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि टीचर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने चीज़ों को मुझे समझाया, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन आपको फील हो जाता है।
लेकिन धीरे धीरे मैं चीज़ों को सीख गई और मैंने इसके साथ डील करना भी सीख लिया। मुझे पता था कि मैं अलग हूँ, मुझे कम दिखता है, मुझे अपने बैरियर्स का पता था, तो मैंने अपने बैरियर्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 8th के एग्ज़ाम के बाद मेरी जो एजुकेशन है वो ठाकुर धनीराम मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरियारा से हुई। वहाँ से मैंने 12th की, मेरे हमेशा से फर्स्ट पोजीशन रही वहाँ पे। +1 2 में आर्ट्स मैंने ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि आर्ट्स मुझे ऑप्ट करना चाहिए। शुरू से ही मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रहा है। 6 से ही जब नागरिक शास्त्र की बुक थी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मेरी मम्मा खुद MA पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ से भी इंटरेस्ट था। और मेरे टीचर पुर्णेश कुमार गौतम जो +1 में रहे, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था इस सब्जेक्ट की तरफ मेरे झुकाव को लेके। बाद में मेरी ग्रेजुएशन, मेरी B.Ed और मेरी मास्टर्स VGC मंडी से हुई। वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरा जो एम था उसको पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ दी मुझे। उनमें ID शर्मा सर जो कॉलेज प्रिंसिपल भी रहे और मेरी इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने 2 साल मुझे पढ़ाया है, तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। वो हमेशा इंस्पायर करते थे। मेरी पॉलिटिकल साइंस की जो फैकल्टी थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए 2 साल मास्टर्स में, तो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद मैंने कमीशन क्लियर किया था TGT का, जो मैंने छोड़ दिया। टेट और CTET मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया था। कमीशन क्लियर करके छोड़ने की वजह मेरे लिए ये थी कि मेरा उस टाइम PhD में हो गया था सिलेक्शन। और मेरा एम था कि मुझे जाके कॉलेज प्रोफेसर बनना है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी है और मेरा सपना था। बहुत बढ़िया मैम। आपकी जर्नी अगर मैं दर्शकों बताऊं कि जर्नी की बात की तो पूरी जर्नी हमने इनकी जान ली है। मैम ने बताया पूरा कि स्कूलिंग से कैसे ये इस पद तक पहुंची हैं आज। मैम जब हम यहाँ पे आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो उस टाइम हमारी टीम आपके बारे में स्टडी कर रही थी। तो एक बच्चे का स्कूल ना जाकर घर पे ही पढ़ाई का शुरू करना, जैसे आपने बताया कि आपको डॉक्टर ने बोला था कि आपके पेरेंट्स को कि आंखों पे जो प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं वो टाइम के बारे में जानना चाहूँगी कि घर में पेरेंट्स कैसे आपको पढ़ाते थे। मतलब अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ दर्शकों, जब भी अभी इंटरव्यू से पहले जब मैं प्रतिभा जी से बात कर रही थी तो इन्होंने बताया कि इनकी जो स्टडी है बिल्कुल नॉर्मल हुई है। वैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, उनकी स्पेशल बुक्स होती हैं, वो ऐसे टच करके यानी कि फील करके स्टडी करते हैं, लेकिन इनकी जो स्टडी है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे उस वक्त? मैं छोटी थी। कहते हैं मेरे घर वाले कि मेरा माइंड बहुत शार्प था। मैंने ABC या फिर जो वर्णमाला है बहुत टाइमली सीख ली थी। मैं 1.5-2 साल की थी, उसी टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ें आती थी। मम्मा मेरे से बुलवाते रहते थे और मैं पोइट्री की तरह उनको जो है बोलती रहती थी। धीरे धीरे मैंने पढ़ना भी सीखा। घर वालों ने, उनको सिलेबस का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बेसिक मुझे सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन बात वही होती है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान की। उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे दिया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना जो है मेरे लिए टफ रहा। मेरी फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने की कोशिश की मेरे ननियाल में गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे तो वहाँ पे टीचर्स ने कहा कि ये बच्ची नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे पढ़ेगी, बच्चे नॉर्मल है। मुझे अब नॉर्मल बता दिया उन्होंने कि ये कैसे पढ़ेगी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। छोटी सी बच्ची थी, मुझे नहीं पता कि मुझे स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हैं, क्यों मुझे मना कर रहे हैं स्कूल आने से, तो मैं वो चीज़ नहीं समझ पाई। लेकिन उस टाइम पे एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी मासियाँ थी, उन्होंने मेरे को, मेरी मामी थी, मामू, उन्होंने मेरे को घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम ना कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट नहीं है, तो तुम उस क्लास में नहीं बैठ पाओगी, तुम ज़्यादा सीख जाती हो, तो उनको टाइम लगता है सीखने में। बच्चे टाइम लगाते हैं सीखने। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला और मैं मान गई चीज़ों को। और 5th तक मेरी स्टडी वैसी हो रही। और 5th का जो मैंने एग्ज़ाम दिए, प्राइवेट एग्ज़ाम भरे थे मैंने, जब वो मैंने क्रैक किए और ब्लॉक में मेरा 2nd पोजीशन थी, तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। बस वही था कि व्यवहारिक ज्ञान मुझे स्कूल जाने से ही शुरू हुआ। जो बच्चे फर्स्ट क्लास में शुरू करते हैं एटिकेट सीखना स्कूल के मामले में, वो मैंने 6th क्लास में सीखना शुरू किए थे और 2 महीने में वो चीज़ें मैंने अडॉप्ट कर ली थी, मैं चीज़ों को समझ गई थी। दर्शकों आपको अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैम मैंने एक्चुअली जो मैंने स्टडी की है दर्शकों, वो मैंने स्पेशली एबल बच्चों को पढ़ाने में की है और मैंने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कैटेगरी होती है, उसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। तो मैंने इस फील्ड में 2 साल काम किया हुआ है। मैं पद्धर में NGO में बच्चों को पढ़ाती थी और मैं घर घर जाके मैं बच्चों से भी मिली हूँ और पेरेंट्स से भी मिली हूँ। तो मुझे पता है कि क्या क्या जो चैलेंजेस है एक स्पेशली एबल बच्चे के पेरेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी करने पड़ते हैं, क्योंकि समाज के
ताने सुनने पड़ते हैं पेरेंट्स को भी, और बच्चों को तो सुनने ही पड़ते हैं। तो इसी बारे में मैम आप बताइए कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। जो हमारा समाज है उसमें नेगेटिविटी तो होती है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, मेरे ननिहाल से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन एक सोच होती है कि बेचारी, जब लोग आते थे ना घर पे, ज़्यादा ननिहाल में रही हूँ छोटे में, तो मैंने ये चीज़ सीखी। मुझे लगता था कि मेरे को प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो इसलिए वो शायद इसलिए मुझे ऐसे बोलते हैं। मेरे पास आना, उन्होंने सिर पे हाथ घुमाना, बोलना बेचारी पता नहीं क्या करेगी ज़िंदगी में, कैसे पढ़ेगी, कैसे जिएगी। पढ़ने का तो ज़्यादा कोई बात करता नहीं था, कैसे जिएगी, लड़की जात है, शादी कैसे होगी इसकी। तो वो सारी बातें मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि क्या है क्या नहीं। धीरे धीरे जब एज बढ़ने लगी तो समझ भी आपकी डेवलप होती है, तो मुझे वो चीज़ें समझ आ रही थी कि लोग ना बेचारगी से देखते हैं, उनको लगता है कि ये शायद अपनी फैमिली पे बहुत बड़ा बोझ है। मेरे पेरेंट्स को इस तरह करते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब उस टोन में बात करना कि अफसोस जताना, जैसे किसी की डेथ पे अफसोस होता है ना, वैसा अफसोस वो जताते थे उस टाइम पे मुझे देख के। मैम मुझे ये लगता है, और दर्शकों आपको क्या लगता है, आपने भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अभी भी हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है और समाज में अपनी सोच में सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है इस जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है इन बच्चों के लिए। और देखिए, अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें बेचारगी की नज़र से ना देखें, बल्कि उनको सपोर्ट करें, उनके पेरेंट्स को आप समझाएं, उनको लिफ्ट करें, ये उनको फील ना करवाएं कि वो उनके ऊपर बोझ हैं। अभी आपके सामने मैं बोल रही हूँ इस रिपोर्ट में, अभी हमारे साथ प्रतिभा मैम है, आपको हम बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कोई भी बेचारा नहीं होता है, इनको इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, इसीलिए ये आज यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठी हुई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये पद है उसके लिए ये इनका चयन हुआ है। बाकी दर्शकों आपको बताऊं कि जैसे अभी मैम अपने पेरेंट्स का नाम ले रहे हैं, तो जो इनके पिताजी हैं वो हमारे साथ ही होते हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेमचंद शास्त्री जी, और प्रेस क्लब के मेंबर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं ये। तो इनको एक बार मैम फिर से हमारी तरफ से उनको हमने बधाइयाँ दी हुई हैं, एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे मैम डेली बेसिस पे जो चैलेंजेस होते हैं, जो आपके डेली लाइफ के जो काम होते हैं, या तो उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आदत हो जाती है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की मुझे आदत हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं खाना बनाना चाहूँ, चावल है तो चावल में अगर कंकड़ होगा तो मुझे निकालने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देख नहीं सकती और उस चीज़ को, क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं दिखती। कुछ चीज़ गिर जाती है तो मुझे ढूंढने में उसका इशू रहता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, एक इशू को बचपन से फेस कर रहे होते हैं, तो आपको उसकी हैबिट हो जाती है। तो मैंने उसको अपने हैबिट बना लिया है, तो उन चीज़ों को हैंडल करना मैं सीख गई हूँ। मुझे वो उतना नहीं फील होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहते हैं ना, झुंझलाहट होती है कुछ लोगों को, उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। मैंने शुरू से ये पॉजिटिव रखा है कि ठीक है, मेरे साथ अगर इशू है तो है, लेकिन इस इशू के साथ ही मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है और खुश होकर जीनी है। तो इतना मुझे कोई वो नहीं फील नहीं होता, मैं अपने डेली के काम है कर लेती हूँ। आप एक जैसे बोलते हैं मैम, आप एक पानी की तरह कि आपको जिस बर्तन में डाला जाता है ना, तो वो वैसी ही शेप ले लेता है। पानी को लोटे में डालते हो, लोटे की तरह हो जाता है। अगर आप समंदर में डालेंगे तो समंदर में, नदी के पानी को ऐसे बोलते हैं ना मोनिका मैम कि मतलब आप शेप ले लेती हैं, एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल बहुत हैं आप। और मैम अभी आपके बारे में मैंने एक और बात स्टडी की है, रक्तदान के बारे में, कि आप रक्तदान के जो शिविर होते हैं वो आयोजन करवाते हैं, खुद भी आप ब्लड डोनेट करती हैं। वो स्टोरी आप थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक बताती हूँ आपको। एक 2012 की बात है, मेरे कॉलेज नया नया स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें था कि एक एक्सीडेंट के बाद एक लड़के की डेथ हो गई। इकलौता लड़का था उनकी फैमिली में, क्योंकि उसको टाइम पर ब्लड नहीं मिल पाया। तो मुझे वो ना दिल पे एक बहुत दर्द सा हुआ उस चीज़ को सुन के। और मुझे ये लगा कि जब हम हेल्दी हैं और हमारी बॉडी में इतना ब्लड है कि जो हम दूसरों को डोनेट करके उनकी लाइफ बचा सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो उस टाइम पे कैंप लगा हुआ था, एबीवीपी का कैंप लगा हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम तभी डोनेट किया था 2012 में, नवंबर 2012 में डोनेट किया था। और उसके बाद मैंने ये हैबिट बना ली कि जब भी, जहाँ भी, जिसको भी ज़रूरत होगी, मैं अपना ब्लड ज़रूर दूँगी। तो फिर अभी आपने क्या नाम बताया मैम एनजीओ का? अभी मैं उमंग फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ 2017 से, जिससे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी रन करते हैं, एचपीयू यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं।
प्रतिभा मैम, अभी हम बात कर रहे थे, मैंने दर्शकों को बताया, वो क्वेश्चन बीच में छूट गया कि आपने जो स्टडी की है नॉर्मली की है, नॉर्मल बच्चे की तरह की हुई है और ब्रेल लिपि का आपने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इस जर्नी के इस चीज़ के बारे में बताइए कि कैसे पॉसिबल हुई है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सुंदरनगर में या देहरादून में जो भी ब्लाइंड स्कूल है वहाँ मुझे डाल दें। तो पेरेंट्स ने भी सोचा, लेकिन मेरी मदर का एक डिसीज़न था कि मेरी बच्ची जब देख सकती है, ये खुद पढ़ रही है, तो क्यों ना इसको नॉर्मल स्कूलिंग कराई जाए। उस डिसीज़न ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मेरी जो स्टडी है वो एक तरह से साइटेड बच्चों की तरह ही हुई है। मैंने कभी ब्रेल नहीं सीखी, मुझे ज़्यादा टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का भी पता नहीं था कि किस तरह से यूज़ होता है, जो एंजल प्लेयर, डेज़ी प्लेयर होते हैं। जब मैं एचवी यूनिवर्सिटी गई तो मैंने वहाँ पे अपने साथ उमंग फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को देखा, मुस्कान जैसे लोगों को। मुस्कान जो कि म्यूज़िक में असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुई है अभी कुछ महीने पहले ही। तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी एक चीज़ करनी चाहिए ट्राई, क्योंकि मैं अपने आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही थी। तो मैंने ये चीज़ें अभी सीखना शुरू की है और मैं चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं वो अपने बच्चों को, चाहे वो साइटेड स्कूल से ही एजुकेशन दिलवाएं, लेकिन इन चीज़ों में भी उनको एजुकेट करें, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आपको नहीं पता होता है, अवेयरनेस की वजह से। मुझे नहीं पता था अपने बहुत सारे राइट्स के बारे में, जो मुझे धीरे धीरे पता चले हैं। तो अब मैं यही चाहूँगी कि समाज में जिसकी फैमिली में भी अभी छोटे बच्चे हैं जिनको डिफरेंटली एबल है जो, तो वो उनके राइट्स के प्रति पहले ही जागरूक रहे, ताकि उनको आने वाले भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, बाकी अगर मैं अभी आपसे दर्शकों को बताऊं कि इनके साथ बात हम करते रहे तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी प्रतिभा जी आपके साथ। और जाते जाते मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कि मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हमारे दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मेरा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि समाज हमें जो बेचारगी से देखता है ना, वो ना देखे, क्योंकि हमें समाज से दया नहीं चाहिए, हमें समाज से सहयोग चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंटली एबल्ड हैं, हमारे साथ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत अपने जो डेली लाइफ है उनको जीने में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन आप सहयोग करोगे तो हम समाज की मुख्य धारा में आ पाएंगे। जो समाज हमें समझता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बेचारगी से देखते हैं, वो समाज आज देख रहा होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हुई है और आज वो साइटेड बच्चों को जाके कॉलेज में पढ़ाएगी। तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, मैं कोई इशू फेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि समाज को लगता है, आज भी समाज में क्वेश्चन है कि ये जाके कैसे पढ़ाएगी। कई लोगों के बीच में मन में ये शंका होगी, लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं उन्हीं टीचर्स की तरह आपके बच्चों को भी पढ़ाऊंगी जिस तरह साइटेड टीचर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर से बेहतर करूं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बेहतर से बेहतर बने। थैंक यू सो मच मैम। और दर्शकों, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? और साथ ही मैम के मैसेज को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं, इनको स्पेशली एबल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हम लोगों से स्पेशली एबल्ड होते हैं और डिफरेंटली भी एबल्ड होते हैं, इनमें हम लोगों से ज़्यादा ही कोई ना कोई गुण होता है। तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।